नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने तृतीया विभक्ति के विषय में जाना था और करण कारक के विषय में जाना था। करण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा और तृतीया विभक्ति का मतलब भी कर्ण कारक ही होता है, क्योंकि कर्ण कारक की कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का यदि नाम लिया जाता है तो पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कारक है, तो आपका उत्तर होगा कर्ण कारक है। कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह क्या होता है? तो इसमें आपको कारक चिन्ह बताना है से और के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब हम वाक्य बनाने का अभ्यास करते हैं। आइए जानते हैं, हमने पुल्लिंग शब्द के माध्यम से वाक्य बनाया था। एक शब्द मैंने लिखा था कि सह। सह का मतलब होता है साथ। सह का मतलब होता है साथ। और दोस्तों एक बार और रिमाइंड करवा देता हूं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। अहम, आवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं, ये कभी भी नहीं बदलते हैं। और त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं, ये भी कभी भी नहीं बदलते हैं। उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष के इन कर्ताओं को छोड़कर के जितने भी कर्ता हैं वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये फॉर्मूला आप याद रखें। ये नियम यदि आप रखते हैं तो कर्ता और क्रिया से संबंधित जो गलतियां हैं वो गलतियां नहीं हो सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए साथियों, वाक्य बनाते हैं। सह, सह का मतलब होता है साथ, और इसके पहले, सह से पहले हमेशा कर्ण कारक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कर्ण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले कर्ण कारक बोले तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तृतीया विभक्ति। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि तृतीया विभक्ति का कौन सा वचन? तो तृतीया विभक्ति का एक वचन भी आ सकता है, एक वचन भी आ सकता है, द्विवचन भी आ सकता है और बहुवचन भी आ सकता है। कैसे आ सकता है यह अभी जानेंगे। सह से पहले कर्ण कारक का प्रयोग किया जाता है और कर्ण कारक बोले तो तृतीया विभक्ति। और तृतीया विभक्ति का कौन सा वचन, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, ये जानते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह का मतलब राम। जैसे राम ही ले लिया हमने, राम लड़की के साथ। आपको बालक शब्द क्लियर करवाया है तो बालक शब्द ही ले लेता हूं। लड़के के साथ विद्यालय जाता है। ध्यान देना, इसी वाक्य से हमारा सब कुछ क्लियर होने वाला है। देखिए, राम पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है। कौन सा पुरुष है साथियों? प्रथम पुरुष है। वचन कौन सा है? एक वचन है। प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रथम पुरुष कैसे हुआ? अभी मैंने बताया आपको कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अलावा जितने भी कर्ता होते हैं सब प्रथम पुरुष होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा कि राम कर्ता कैसे हुआ? क्योंकि लड़के के साथ विद्यालय जाता है। कौन जाता है? राम जाता है। जाने वाला कौन है? राम। ठीक है, लड़के के साथ, लड़का तो पहले ही जा रहा है, लड़का तो पहले से ही जा रहा है, उसके साथ हो गया राम। तो राम लड़के के साथ विद्यालय जाता है। ठीक है, तो यहां पर राम कर्ता हो गया और यहां पर विद्यालय क्या है साथियों? कर्म है। और ये क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। ये क्रिया है। लड़के के साथ लड़के कितने हैं? एक है। लड़के कितने हैं? एक है। लड़के के साथ, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? राम है। लड़के को क्या बोलते हैं? बालक। अब तृतीया विभक्ति की बात करते हैं तो यहां पर लिखता हूं मैं तृतीया विभक्ति बालकेन, बालकाभ्याम और बालकी। बालकेन, बालकाभ्याम, बालक, ये तृतीया विभक्ति मैंने लिखी है। तो लड़के के साथ, तो यहां पर लिखेंगे हम बालकेन, तृतीया विभक्ति बालकेन, और फिर यूज करेंगे से।
इसका मतलब हो गया लड़के के साथ। कैसे पता चला? बालकेन, मूल शब्द क्या है हमारा? बालक शब्द है, बालक शब्द है। अब क्या करेंगे? तृतीया विभक्ति हो, करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। चिन्ह क्या होता है साथियों इसका? से और के द्वारा। करण कारक का ये चिन्ह होता है से और के द्वारा। तो ये मूल शब्द है, इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? बालक से या बालक के द्वारा, ये जोड़ेंगे सामान्य सेंटेंस में। लेकिन यहां पर हम से जोड़ रहे हैं, से जोड़ रहे हैं तो क्या करेंगे? बालक के साथ। बालकेन से का मतलब क्या हुआ? बालक के साथ। सह से पहले हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो राम है बालकेन से, राम बालक के साथ कहां जाता है? विद्यालय। विद्यालय में कर्म कारक का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया था कि दूसरी लाइन होती है वो कर्म कारक की होती है। जैसे पहली लाइन क्या है? बालके, बालकौ, बालका। दूसरी लाइन बालकम, बालकौ, बालकाम। तो दूसरी लाइन कर्म कारक की होती है। विद्यालय कितने विद्यालय में जाता है? एक विद्यालय में। जैसे कर्म कारक। दूसरी लाइन बालक शब्द की क्या होती है? बालकम। उसी प्रकार से विद्यालय की विद्यालयम, विद्यालयम। तो यहां पर क्या लिखेंगे? विद्यालयम। क्या लिखेंगे? विद्यालयम। राम है बालकेन से विद्यालय। जाता है, जाता है ये क्या है? वर्तमान काल है। तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, गच्छति। किसका प्रयोग करेंगे? गच्छति। राम है बालकेन से विद्यालयम गच्छति। राम बालक के साथ विद्यालय जाता है। ये प्रयोग हो गया हमारा बालक के साथ। ठीक है, एक वचन का प्रयोग कर दिया। राम दो लड़कों के साथ विद्यालय जाता है। ये आ गया। राम दो लड़कों के साथ विद्यालय जाता है। जाने वाला कौन है? राम। एक वचन है। कहां जाता है? विद्यालय। कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए यही समझने की बात है। दो लड़कों के साथ, तो यहां पर द्विवचन का प्रयोग करेंगे हम, बालकाभ्याम। क्या यूज करेंगे साथियों? बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। राम है बालकाभ्याम से विद्यालय गच्छति। मैंने यहां पर अनुस्वार लगाया, तो इसका नियम मैंने आपको बता दिया था पहले कि यहां पर अनुस्वार क्यों हुआ। क्योंकि मैं के बाद में यदि आगे व्यंजन है, क्या है? व्यंजन है, तो इस मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा? मैं से पहले वाले वन पर यह अनुस्वार हो जाएगा। ये मैंने आपको रूल बताया था। तो क्या बन गया हमारा वाक्य? राम दो बालकों के साथ विद्यालय जाता है। ये वाक्य बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत सारे बालकों के साथ राम विद्यालय जाता है, तो क्या करेंगे? ये लो, राम सब लड़कों के साथ, सब लड़कों के साथ विद्यालय जाता है। सब लड़कों के साथ, तो ये बहुवचन हो गया। बहुवचन में क्या यूज करेंगे हम? बालकई। तो यहां पर क्या यूज करेंगे साथियों? बालकई। राम है बालकई से विद्यालय गच्छति। राम बालकों के साथ विद्यालय जाता है। ये वाक्य बना। तो देखिए यहां से पहले हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर एक वचन भी हो सकता है, तृतीया विभक्ति द्विवचन भी हो सकता है, और बहुवचन भी प्रयोग किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। और कर्ता के अनुसार हमेशा क्रिया का प्रयोग होता है, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा वाक्य एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और उदाहरण। तीनों पुरुषों में जानते हैं, वे पिताजी के साथ बगीचे में जाते हैं। वे पिताजी के साथ बगीचे में जाते हैं। तो यहां पर एक क्लास में हम एक नया रूल्स तो पढ़ें, जिससे हमारी कक्षा को, हमारी संस्कृत के इस क्लास को आगे गति मिल सके और हम सीखने की तरफ थोड़ा प्रोग्रेस कर सके। तो ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम
जहां पर भी जाना होता है, ध्यान से देखना है इस रूल्स को, जहां भी जाना होता है, जैसे विद्यालय जाता हूं, बगीचे में जाता हूं, घर जाता हूं, है? और बस स्टैंड जाता हूं, खेत में जाता हूं, कहीं भी जा रहे हैं, जिस स्थान पर जा रहे हैं, तो उसमें हमेशा कर्म कारक आएगा, क्योंकि उसमें गम धातु है। गम का मतलब होता है गति, गम का मतलब होता है जाना, कहां जा रहे हैं उस स्थान में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्या किया था, विद्यालय जाता है, राम लड़कों के साथ विद्यालय जाता है, कहां जाता है, विद्यालय, तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। क्यों, क्योंकि एक तो गम धातु है, गम धातु है, विद्यालयम गच्छति, गच्छति में गम धातु, और उससे पहले जो शब्द है कहां जा रहे हैं हम, उस स्थान में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसमें कर्म कारक, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, उसमें कर्म कारक है। और यहां पर जैसे बगीचे में, तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि में, अधिकरण में पर, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, जबकि यहां पर में लिखा हुआ है, यहां पर में लिखा हुआ है। इसका कारण यह है कि पहली बात तो यह है कि जहां पर गम धातु आती है, गम जाते हैं, तो कहने का मतलब गम धातु हो गई गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, उससे पहले जो भी गंतव्य स्थान होता है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, वे विद्यालय के साथ बगीचे में जाते हैं, कहां जाते हैं, बगीचे में जाते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति होती है और वहां जाते हैं, तो वहां पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी बाउंड्री के अंतर्गत कोई कार्य होता है, वहां पर में का प्रयोग किया जाएगा, में और पर का प्रयोग किया जाता है, अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है, अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में इन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसे ही हम इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इंग्लिश में टू का प्रयोग करते हैं, और संस्कृत में हम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो और हम वाक्य बनाएंगे, तो उसके आधार पर निश्चित रूप से समझ में आ ही जाता है। फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट निश्चित रूप से आप डालें, जिससे मैं आपको इसका जवाब दे सकूं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इस वाक्य का हम संस्कृत में ट्रांसलेशन करने का अभ्यास करते हैं। वे पिताजी के साथ विद्यालय में जाते हैं। वे कौन, से, तऊ, ते। से का मतलब वह है, तऊ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। से वह, तऊ वे दोनों, ते वे सब। तो वे का मतलब ते। पिताजी के साथ, अभी अभी मैंने आपसे बात की कि साथ के योग, साथ की संस्कृत क्या होती है, से, और से पहले तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पिताजी को क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं, जनक। जैसे बालकेन, उसी प्रकार से जनकीन, जनकाभ्याम, जनकैन। तो पिताजी के साथ, तो यहां पर तृतीय विभक्ति लिखेंगे जनकीन से, तृतीय, इससे पहले हमेशा तृतीय। जनकीन से का मतलब पिताजी के साथ। वे सब पिताजी के साथ बगीचे में जाते हैं। बगीचे को संस्कृत में उद्यानम बोलते हैं, तो यहां पर एज इट इज हम लिखेंगे उद्यानम। ठीक है, यहां पर जो ते है ये प्रथम पुरुष बहुवचन है। कैसे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ते का मतलब वे सब, ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या लिखेंगे, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। ये गच्छन्ति का प्रयोग करेंगे इस प्रकार से। तो ते जनकेन से उद्यानम गच्छन्ति, वे पिताजी के साथ बगीचे में जाते हैं। ये वाक्य बन गया। नेक्स्ट, अगर यहां पर मैं ते हटा देता हूं और यहां पर तब लिख देता हूं, वे दोनों, तब का मतलब वे दोनों पिताजी के साथ बगीचे में जाते हैं, तो ये तव करता है प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है तव, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे, गच्छते। प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे यहां पर, गच्छते।
वे दोनों पिताजी के साथ बगीचे में जाते हैं। तो गच्छते का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिए ये हटा दिया मैंने, अब लिख रहा हूं मैं सा ते ता। संस्कृत में कर्ता चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पुल्लिंग में भी क्रिया वही रहती है और स्त्रीलिंग में भी क्रिया वही रहती है, विशेष रूप से लकार में, प्रत्यय में क्रिया बदल जाती है। तो अभी तो हम लकार पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लकार पढ़ रहे हैं और वो भी लट लकार पढ़ रहे हैं। लट लकार की क्रिया में यदि यहां पर मैं से लिखूं, देखिए यहां पर मैंने से लिख दिया, जैसे वह पिताजी के साथ बगीचे में जाता है, ये सेंटेंस लिख दिया। वह पिताजी के साथ बगीचे में जाता है, ये सेंटेंस लिखा। तो यहां पर लिखा मैंने से गच्छति। सह जनकेन से उद्यानम गच्छति, वह पिताजी के साथ बगीचे में जाता है, ये वाक्य बन गए। और मान लीजिए यहां पर से क्रॉस कर दिया मैंने, यहां पर सा लिख दिया। वह पिताजी के साथ बगीचे में जाती है, ये यहां पर हिंदी भी चेंज कर दी। तो ये कर्ता तो चेंज हो गया लेकिन क्रिया सेम ही रहेगी, क्योंकि क्रिया कर्ता के बदलने पर नहीं बदलती है। ये संस्कृत में आपको ध्यान रखना है। वह पिताजी के साथ बगीचे में जाती है। आप कहेंगे फिर पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान कैसे होगा? पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान इस कर्ता के आधार पर होगा, जबकि हिंदी में क्रिया के आधार पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान होता है। जाता है ये बताता है कि पुल्लिंग है, जाती है ये बताती है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। हिंदी में क्रिया के आधार पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पता चल रहा है, लेकिन संस्कृत में कर्ता के आधार पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पता चल रहा है। यहां पर क्रिया में कोई चेंजिंग नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसीलिए हिंदी से संस्कृत पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और इस कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। यही आपको ध्यान रखना है, तो हमारा प्रश्न है वो निश्चित रूप से करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सा जनकिन से उद्यानम गच्छति, वह पिताजी के साथ बगीचे में जाती है, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट देखिए, मैंने यहां पे रफ कर दिया और यहां पर भी रफ कर दिया और ये क्रिया भी हटा दी और ये यहां पर क्रिया भी हटा दी। अब लिखता हूं कि वे दोनों पिताजी के साथ बगीचे में जाती हैं। वे दोनों से स्पष्ट नहीं हुआ कि ये यहां पर पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, लेकिन इससे स्पष्ट हो गया जाती हैं तो स्त्रीलिंग है। यहां पर क्या लिखेंगे हम? सा ते ता, तो ते आ गया यहां पर, ते का मतलब वे दोनों स्त्रीलिंग है, क्योंकि सा वह एक वचन, ते द्विवचन और ता बहुवचन, ठीक है। वे दोनों पिताजी के साथ उद्यानम गच्छते हैं। यहां पर प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी, क्योंकि यहां पर प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है ते, ये आपको ध्यान रखना है। वे दोनों पिताजी के साथ बगीचे में जाती हैं, ये सेंटेंस बन गया, क्योंकि यहां पर जो ते है, अब हम पहचानेंगे कैसे कि यहां पर ते पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है? ये भी आपके मन में प्रश्न हो सकता है। कैसे? ऐसे जैसे मैंने पुल्लिंग का लिख दिया से ताऊ ते। आपका प्रश्न हो सकता है कि ये ते और ये ते दोनों समान है, लेकिन हम कैसे जाने कि ये ते है ये पुल्लिंग का है स्त्रीलिंग का है? तो साथियों, यदि ये स्त्रीलिंग का है तो यहां पर प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी, क्योंकि द्विवचन में है। प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी, कैसे होगी? गच्छति, गच्छतः और गच्छन्ति, ये प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी, ये होगी। और यदि ये ते है, ये ते, वे दोनों पिताजी के साथ बगीचे में जाते हैं, ऐसा है, तो क्या करेंगे आप? वे दोनों पिताजी के साथ बगीचे में, हाँ सॉरी, वे सब
बहुवचन में यदि लिखते हैं तो वे सब पिताजी के साथ बगीचे में जाते हैं, तो वे सब ये ते हैं, तो वे सब की बात कर रहे हैं, वे सब, तो यहां क्या करेंगे, गच्छन्ति। आप कहेंगे यहां पर गच्छन्ति क्यों किया, क्योंकि यहां पर देखिए वे सब बहुवचन है और वे सब के लिए ये पुल्लिंग आ गया, वे सब पिताजी के साथ बगीचे में जाते हैं। आप कहेंगे अगर स्त्रीलिंग हुआ तो क्या सेंटेंस बनाएंगे हम, ता जनकेन से उद्यानम गच्छन्ति, ये बनाएंगे, क्योंकि यहां पर पुल्लिंग का ते बहुवचन है और स्त्रीलिंग में ता बहुवचन है। पुल्लिंग में ताऊ द्विवचन है, स्त्रीलिंग में ते द्विवचन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाक्य बन गया। नेक्स्ट वाक्य की बात करते हैं हम। ये हमने प्रथम पुरुष के वाक्य बनाए, अब मध्यम पुरुष के वाक्य देखिए। मध्यम पुरुष में भी उसी प्रकार बनेगा, जैसे मैंने वाक्य लिखा, तुम पिताजी ले लेते हैं, पिताजी के साथ घर जाते हो, घर जाते हो, ये वाक्य है। तुम पिताजी के साथ घर जाते हो, तो यहां पर तुम प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन है, लिखेंगे हम तुम। पिताजी के साथ ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने पुल्लिंग में भी यही लिखा था, स्त्रीलिंग में भी यही लिखा था, पिताजी पुल्लिंग है तो लिखेंगे जनकेन और से है, तो हम जनकेन से, तुम पिताजी के साथ घर जाते हो तो लिखेंगे गृहम, जाते हो मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखेंगे हम गच्छसि, तो मतलब वहां तुम पिताजी के साथ घर जाते हो। अब लिखते हैं कि तुम दोनों पिताजी के साथ घर जाते हो, तो क्या लिखेंगे, युवाम मीन्स तुम दोनों पिताजी के साथ जनकेन सह गृहम गच्छत है। यहां पर क्या परिवर्तन हुआ, युवाम कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित हुई, क्योंकि तुम दोनों भी पिताजी के साथ जा सकते हो, क्योंकि पिताजी की एक भी लड़का हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तुम सब पिताजी के साथ घर जाते हो, तो क्या लिखेंगे, तुम सबके लिए यूयम जनकेन से गृहम गच्छत, ये क्रिया बन गई। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। देखिए मध्यम पुरुष एक वचन त्वम युवाम यूयम, ऑर्डर में त्वम युवाम यूयम, ऑर्डर में मैंने वर्ब लिखी है, गच्छसि गच्छत है गच्छत, देख सकते हैं आप, लेकिन यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए ये ही देखने की बात होती है, आप इसको बदलने पर इसको भी बदल देते हैं, जबकि क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार बदलती है, कर्म के अनुसार, करण के अनुसार, संप्रदान के अनुसार, अपदान के अनुसार, संबंध के अनुसार, अधिकरण के अनुसार नहीं बदलती है, हमेशा क्रिया कर्ता के अनुसार ही बदलती है। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न गलत कैसे हो सकता है, प्रश्न एकदम करेक्ट होगा। इसी प्रकार से देखिए ये मैं हटा देता हूं और ये भी हटा दिया मैंने और ये भी हटा दिया। अब मैं पिताजी के साथ घर जाता हूं, ये सेंटेंस बनाना है मैं, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, अहम के लिए, मैं के लिए अहम जनकेन से गृहम गच्छामि, क्या लिखूंगा, गच्छामि, और कोई चेंज नहीं है, गच्छामि, अहम मैं पिताजी के साथ घर जाता हूं। जनकेन से पिताजी के साथ कोई चेंजिंग नहीं, कहां जाते हैं, घर, घर एक भी जा सकता है, अनेक भी जा सकते हैं। हम दोनों पिताजी के साथ घर जाते हैं, तो लिखेंगे आवाम जनकेन से गृहम, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखेंगे गच्छावे।
हम दोनों पिताजी के साथ घर जाते हैं। आवाम जनकेम से गृहम गच्छामः। हम सब पिताजी के साथ घर जाते हैं तो लिखेंगे वयम जनकेम से गृहम गच्छामः। ये यहां पर कोई परिवर्तन नहीं आया, देख सकते हैं आप। यदि हम कर्म बदलते हैं, दो घर जाते हैं, द्विवचन लिखेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।